बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम हाफिज़ मोहम्मद जाहिद फ़ारूक, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन फिज़िक्स एट डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। स्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक। इससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज अबाउट कैपेसिटर। कैपेसिटर में हम पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिजिसिस्ट कहते हैं कि दिस इज नॉट अ डिवाइस दैट यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्योंकि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के ऊपर सेम अमाउंट में चार्ज होता है बट विद अपोजिट साइन। तो इस वजह से नेट चार्ज हमारे पास जीरो आएगा। तो इसलिए दिस इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर आपने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए देखा कि आप किस तरह मेटल प्लेट्स के दरमियान एक इंसुलेटर को इंसर्ट करके आप उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, और किस तरह पोलराइजेशन का फिनोमिना इस कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आपने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़े, किस तरह प्लेट्स का एरिया और इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो, और साथ जो डाइलेक्ट्रिक हमने मेटल प्लेट्स के बीच में यूज किया है वो किस तरह उसकी कैपेसिटेंस को इफेक्ट करते हैं। अब लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, और इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग के बारे में। अब कैपेसिटर की चार्जिंग को डिस्कस करने से पहले आपको एक टर्म का पता होना चाहिए, दैट इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है कि सर्किट के अंदर लगी हुई रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर के रास्ते में इन्वॉल्व हो, जिसके थ्रू कैपेसिटर चार्ज होता है, और उसको कैपेसिटेंस के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द टाइम कांस्टेंट। तो द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज टेकन इन ओम्स, कैपेसिटेंस दैट इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। चूंकि ये टाइम है तो इसको हम सेकंड्स में मेजर करेंगे, तो मैथमेटिकली T इज इक्वल टू RC। याद रखना है कि R आपके पास ओम्स में और C आपके पास फैरड्स में होनी चाहिए। अब इस टाइम कांस्टेंट की बेस पर हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा या चार्ज होने में जो टाइम लगाएगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसमें दो ही फैक्टर इन्वॉल्व हैं। अगर कैपेसिटेंस लार्ज होगी, कैपेसिटर बड़े साइज का होगा, तो जाहिर है उसको फिल होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर दरमियान में रेजिस्टेंस लार्ज इन्वॉल्व है तो वो जाहिर है चार्ज को ज़्यादा अमाउंट में फ्लो नहीं होने देगी, उसको रेजिस्ट करेगी। तो इसकी वजह से भी उसकी जो चार्जिंग है वो अफेक्ट होगी। तो दो फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, एक रेजिस्टेंस और दूसरा अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस। अब हमारे पास ये एक सर्किट है, दिस इज ऑफ टू मेटल पैरेलल प्लेट्स कनेक्टेड थ्रू अ रेजिस्टेंस विद बैटरी। अब इनिशियली सपोज करें कि हमारा स्विच ऑफ है, मैंने इसको रेड कलर से यहाँ पे शो किया है। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे बैटरी से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा। अगर हम कन्वेंशनल करंट का फ्लो कंसीडर करें, ये पॉजिटिव चार्ज बैटरी से निकला और निकलकर लेफ्ट वाली प्लेट के ऊपर चला जाएगा। अब इसके जाने की वजह से लेफ्ट वाली प्लेट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। हम कह देंगे कि कैपेसिटर की जो लेफ्ट प्लेट है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, और हम कह देंगे इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज लेट्स सपोज अपीयर हो गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि इसने उस प्लेट के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया और उसकी वजह से वहां से पॉजिटिव चार्ज अवे मूव कर जाएगा, और उस डेफिशिएंसी की वजह से हमारी जो राइट प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी।
तो ये पॉजिटिव चार्ज जिसको रिपेल किया था ये वहां से निकलकर बैटरी के अंदर पहुंच जाएगा। तो इस तरह हमारा जो सर्किट है वो स्लो मोशन में कंप्लीट हो गया। अब ईच साइकिल में एक पॉजिटिव चार्ज जाएगा, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, उसका चार्ज इंक्रीज होता जाएगा और उसके कोरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट के ऊपर अपीयर होता जाएगा। तो देखें हमारे पास जो कन्वेंशनल करंट है, दिस इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। तो दिस इज द एरो शोइंग कन्वेंशनल करंट पाथ। अब नेक्स्ट साइकिल में एक और पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट प्लेट के ऊपर आ गया, उसकी वजह से सेम नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट के ऊपर, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से लेफ्ट प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती जाएगी और उसके कोरेस्पॉन्डिंग राइट प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती जाएगी बाय द सेम अमाउंट। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज प्लेट के ऊपर पहुंचता जाएगा वो फर्दर आने वाले पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इसमें से जो करंट का फ्लो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। अब जैसे जैसे हमारी प्लेट V0 को गेन करने की कोशिश करेगी, साथ ही साथ जो इसमें से रजिस्टर में से फ्लो होने वाली करंट होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। अगर हम इसमें एक एमीटर लगा दें तो इनिशियली एमीटर फुल करंट शो करेगा और ग्रेजुअली उसकी करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। दिस इज ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस एट द प्लेट। अब ये चार्जेस का फ्लो कब तक रहेगा? जब तक हमारे कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर सेम वही पोटेंशियल अपीयर नहीं हो जाता जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही है। यानी कि जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा कैपेसिटर और बैटरी के बीच में, तब तक चार्जेस फ्लो करते रहेंगे। जैसे ही सेम पोटेंशियल अपीयर होगा हम कहेंगे हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है और करंट का फ्लो स्टॉप होके जीरो हो जाएगा। अब आते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। तो कैलकुलेशन में चार्जिंग के लिए जो इक्वेशन यूज होती है, दिस इज गिवन बाय Q is equal to Q naught into 1 minus e raised to power minus t over RC। t यहाँ पे इंस्टेंटेनियस टाइम है और Q हमारा इंस्टेंटेनियस चार्ज है जो कैपेसिटर के ऊपर अपीयर हो रहा है। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। e raised to power minus t over RC था, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसको डिनोमिनेटर में ले गए, तो बन गया 1 minus 1 over e raised to power t over RC। अब इसमें हम एज्यूम करते हैं कि 1 टाइम कांस्टेंट यानी कि RC के इक्वल टाइम पास हो चुका हो, तो फिर कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज अपीयर हो चुका होगा। तो t की वैल्यू, t इंस्टेंटेनियस जो हमारे पास है उसकी जगह पे हम RC पुट कर देते हैं। तो जब RC पुट किया, RC के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी Q is equal to Q naught 1 minus 1 over E। अब E की वैल्यू हमारे पास होती है 2.73। इस वैल्यू को इसमें हम प्लेस करें तो हमारी इक्वेशन बन गई Q is equal to Q naught into 1 minus 1 over 2.73। रेसिप्रोकल लेकर इसको सॉल्व किया, दिस इज 0.37। अब इसको 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो टर्म बची है दिस इज 0.63। तो फाइनल इक्वेशन आ गई Q is equal to Q naught into 0.63। अब हम कहते हैं कि हमारा कैपेसिटर जब मैक्सिमम चार्ज जिसको हम Q naught कहेंगे उसका 63% या 0.63 अचीव कर लेता है, दिस इज कंसिडर्ड फुल्ली चार्ज। तो ये जो 0.63 या 63% की वैल्यू है, यहां पे हम अपने कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कंसीडर करें। अब हम Q और T के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो आपने याद रखना है कि हमारी इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व था, e की पावर इन्वॉल्व थी, इसकी वजह से हमारा ग्राफ एक्सपोनेंशियल कर्व की फॉर्म में आएगा। तो अब देखें कि हम सबसे पहले अपने ग्राफ पे
जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है क्यू नॉट चार्ज की जो उसने अचीव करनी है, दिस इज गिवन बाय सी वी नॉट। इसको हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो कर लिया। और जो हमने कैलकुलेट की थी 63% या 0.63 ऑफ क्यू नॉट, इस लेवल को भी हमने मार्क कर लिया। तो अब हमारे पास जो ग्राफ आएगा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व। ये मैंने आपको बताया क्यों होता है। तो ये कर्व की फॉर्म में देखें, जब आरसी के इक्वल टाइम पास हो गया तो इसने अपना 0.63 टाइम कंज्यूम कर लिया, तो इसके ऊपर चार्ज 0.63 क्यू नॉट अचीव हो जाएगा। तो अब इसमें जितना इसको टाइम लगा है, दिस इज गिवन बाय आरसी। ये आपको ग्राफ के नीचे टाइम एक्सिस के ऊपर मेंशन हो रहा है। यानी कि इसमें टाइम कांस्टेंट लार्ज वैल्यू को शो कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आर की वैल्यू और कैपेसिटेंस की वैल्यू दोनों लार्ज होंगी, जिसकी वजह से दोनों का प्रोडक्ट लार्ज है और कैपेसिटर को अपना 63% चार्ज अचीव करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग दूसरा ग्राफ देखें जो मैंने रेड कलर से शो किया है, दिस इज स्मॉल आरसी। तो इसमें देखें आरसी की वैल्यू स्मॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि आर और सी या तो दोनों की वैल्यू स्मॉल है या दोनों में से एक की वैल्यू मच स्मॉलर है, जिसकी वजह से टाइम कम हुआ। तो इसकी वजह से इसने टोटल जो अपना चार्ज का 63% था वो जल्दी अचीव कर लिया। तो स्मॉल आरसी जो है वो जल्दी राइज कर रही है कर्व, तो अपना मैक्सिमम चार्ज वो जल्दी अचीव कर लेता है। तो जब कैपेसिटर 63% मैक्सिमम चार्ज का अचीव कर लेगा, हम उसको फुल्ली चार्ज कंसीडर करते हैं। और एक बात और याद रखनी है कि हमारी कर्व जैसे जैसे राइज करती जाएगी, उसके बाद वो हमारे क्यू नॉट लेवल के पैरेलल चलना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसको टच नहीं करेगी। क्योंकि किसी भी कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने के लिए इन्फिनिट टाइम चाहिए होता है। इसको आप इक्वेशन से प्रूव कर सकते हैं। इक्वेशन में देखें, जो सेकंड लाइन में इक्वेशन थी, अगर e की पावर इन्फिनिट हो जाए तो फिर हमारे पास सेकंड टर्म जो है वो 0 बनेगी और q जो है वो q नॉट के इक्वल होगा। तो वेरी लार्ज RC विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली चार्ज द कैपेसिटर। इस पॉइंट को आपने याद रखना। अब आते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब इसमें हमारा जो कैपेसिटर है ये पहले से चार्ज्ड है। लेफ्ट प्लेट पॉजिटिवली चार्ज और राइट प्लेट नेगेटिवली चार्ज। लेफ्ट प्लेट के ऊपर प्लस क्यू और राइट प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज। तो अब देखें कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान अभी कोई कनेक्शन नहीं। जब हम इसको ऑन करेंगे स्विच को कि वो बी पोजीशन के साथ कनेक्ट हो जाए, तो अब जो चार्जेस डिपॉजिटेड हैं लेफ्ट प्लेट के ऊपर, वो रेजिस्टर के थ्रू मूव करके नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे और नेगेटिव प्लेट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अब देखें कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज इस रेजिस्टर में से मूव करके स्विच में से पास होकर दूसरी प्लेट पे चला गया और नेगेटिव प्लेट के ऊपर पहुंच गया। अब इसके जाने की वजह से हमारे पास जो करंट फ्लो होगी, दिस इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो कंसीडर कर रहे हैं, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो कन्वेंशनल करंट इज फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इस पॉजिटिव चार्ज के जाने की वजह से देखें लेफ्ट प्लेट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज कम हो, और चूंकि ये दूसरी प्लेट पे पहुंच गया है तो दूसरी प्लेट के ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया। फिर दूसरा चार्ज जाएगा तो दूसरे पॉजिटिव को, फिर तीसरा जाएगा वो तीसरे को। इस तरह पॉजिटिव चार्जेस लेफ्ट प्लेट से मूव करते जाएंगे और राइट प्लेट को जाके न्यूट्रलाइज करते जाएंगे टिल के हमारे कैपेसिटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि हमारा कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। अब आते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। तो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है, दिस इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E रेज्ड पावर माइनस T ओवर RC। ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है।
अब इसमें इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले गए तो e रेज़ टू पावर t ओवर RC आ गया। इसमें फिर हम एज्यूम करते हैं कि वन टाइम कांस्टेंट पास हो जाने के बाद t हमारे पास आ जाएगा RC के इक्वल, तो इंस्टेंटेनियस टाइम की जगह पे हम RC प्लेस कर देते हैं, तो RC के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी दिस इज Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 ओवर E के इक्वल। अब E की वैल्यू प्लेस कर दें 2.73, तो अब हमारे पास इक्वेशन बच गई Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 0.37। अब हम कहते हैं कि जब हमारा कैपेसिटर अपने फुल चार्ज का 63% लूज कर दे या उसके ऊपर जो चार्ज बचा है वो जस्ट 36% या 37% रह जाए, तो हम अपने कैपेसिटर को फुल्ली डिस्चार्ज कंसीडर करेंगे। तो ये राउंड ऑफ करके 37 मैंने किया हुआ था, तो ये 36.6 के राउंड अबाउट आता है, तो हम इसको 37% कह लेते हैं। तो जब कैपेसिटर के ऊपर 37% चार्ज रह जाएगा या वो अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% लूज कर देगा, तो कैपेसिटर विल बी कंसीडर्ड फुल्ली डिस्चार्ज्ड। तो अब फिर इसके Q और E के दरमियान ग्राफ को कंसीडर करते हैं। अगेन याद रखना है कि डिस्चार्जिंग का जो हमारा ग्राफ होगा दैट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व। अब इसके ऊपर हम फिर मैक्सिमम चार्ज का लेवल जो Q नॉट था दैट इज इक्वल टू CV नॉट, इसको हमने मार्क कर लिया, यानी कि कैपेसिटर हमारा एक फुल्ली चार्ज, तो यहां से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा और ये हमारा 36 या 37% वाला चार्ज है Q नॉट की वैल्यू, जहां तक वो वैल्यू अचीव कर लेगा तो हम अपने कैपेसिटर को फुल्ली डिस्चार्ज कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास स्मॉल RC यानी कि लेस टाइम कांस्टेंट वाला ग्राफ आ गया, यानी कि 37% की जो वैल्यू थी वो कैपेसिटर ने जल्दी अचीव कर ली। इसका मतलब है या तो कैपेसिटर छोटा होगा या उसकी सीरीज में जो रेजिस्टर लगा हुआ है उसकी वैल्यू स्मॉल होगी, जिसकी वजह से वो जल्दी डिस्चार्ज हो गया और उसने जो 37% वाला लेवल था वो जल्दी अचीव कर लिया। तो यहाँ पे T की वैल्यू देखें, हमारे पास स्मॉल वैल्यू आ रही है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास है लार्ज RC वाला। तो इसमें R और C की वैल्यू जब लार्ज होगी यानी कि रेजिस्टेंस भी लार्ज होगी, कैपेसिटेंस भी लार्ज होगी, तो उसको डिस्चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो हमारे ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो कम होता जाएगा। तो यही वजह है कि हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता बल्कि एक्सपोनेंशियल कर्व की फॉर्म में है, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट इन्वॉल्व है इसकी इक्वेशन के अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट some given region of space, is electric field zero or non-zero in this region? Explain. तो अब इसके लिए दो केसेस हो सकते हैं कि E की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है, तो हमने इन दोनों की फेवर में एक्सप्लेनेशन देनी है। सबसे पहले देखें कि हम अगर डेफिनेशन यूज करें तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी चार्ज सरफेस के अंदर E की वैल्यू जीरो होती है, लेकिन इनसाइड दैट सरफेस पोटेंशियल हमेशा एग्जिस्ट करता है, वो जीरो नहीं होता, नॉन जीरो होता है। तो इसको यहाँ पे एक ग्राफ से एक्सप्लेन किया गया है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है जिसको मैंने यहाँ पे एक सर्कल से शो किया हुआ है। इसकी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब पहले ग्राफ के अंदर देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड दिस सर्कल इज जीरो, रेड कलर का ग्राफ जीरो एक्सिस के अलोंग, और जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, फिर 1/r² के अकॉर्डिंग वो डिक्रीज हो जाएगी दोनों साइडों पे। लेकिन पोटेंशियल वाले ग्राफ में, लोअर वाले ग्राफ में देखें V इज इक्वल टू KQ/R, इसमें V की वैल्यू कांस्टेंट है और नॉन जीरो है, तो इस वजह से हमारे पास ग्राफ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है।
और सरफेस तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है और सरफेस से आगे जाने के बाद 1/r के अकॉर्डिंग v की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो अब इस केस में आपने देखा कि E की वैल्यू 0 है लेकिन V की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है, पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा इन दिस चार्ज सरफेस। अब बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट तो वहां से हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R है। अब अगर किसी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल का डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो E की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पे भी देखें पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, कांस्टेंट होगा लेकिन E की वैल्यू 0 होगी। तीसरा केस देखें कि हमारे पास जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होती हैं, द सरफेसेस लाइंग एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द चार्ज। तो इस केस में देखें कि ये सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, वो अपने सराउंडिंग में अपना फील्ड प्रोड्यूस किए हुए, फील्ड लाइंस को मैंने यहाँ पे रेड कलर से शो कर दिया है, तो फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब ये पहली हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस आ गई, इसके बाद ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। तो इन सरफेसेस के ऊपर पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करता है और E भी एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में दोनों एग्जिस्ट करेंगे, पोटेंशियल भी होगा और E भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सपोज यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, डू E एंड V इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमने देखना है कि E और V की वैल्यू डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ मूव करेंगे। तो इस केस में हम डेफिनेशन से चलते हैं कि E हमारे पास होता है 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर और V होता है 1/4πε0 Q ओवर R। तो E जो है वो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और V 1/r के प्रोपोर्शनल। तो इस केस में दोनों वैल्यू डिक्रीज होती जाएंगी अगर हम पॉजिटिव चार्ज को फॉलो करें और उसके साथ साथ मूव करें। So both V and E will decrease as we move with the positive charge. Next देखें कि how can you identify which plate of the capacitor is positively charged? तो हम इसको कई तरीकों से चेक कर सकते हैं। अगर सपोज आपके पास एक सर्किट बना हुआ है तो इसमें आप देखें कि कैपेसिटर का जो टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज और जो नेगेटिव से कनेक्टेड होगा दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज। तो इनसाइड द सर्किट यू कैन चेक द कनेक्शन ऑफ द प्लेट of the capacitor that is connected to the positive terminal of battery that will be positively charged. Second method है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट को आइडेंटिफाई करने का। This is with the help of charged electroscope. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को हम यूज करेंगे इस पर्पस के लिए। तो हम अपनी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को पहले पॉजिटिवली चार्ज करते हैं। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अब जो उसके लीव्स होंगे वो सम डाइवर्जेंस ऑलरेडी शो कर रहे होंगे। तो जैसे ही हम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट या वो प्लेट जिसको हम उसकी डिस्क के पास लेके आने पे डाइवर्जेंस इंक्रीज हो जाएगी, हम कहेंगे दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो इसको इस सिमुलेशन में देखें कि ये हमारे पास गोल्ड लीफ के पास आप पॉजिटिवली चार्ज लेके आए तो डाइवर्जेंस में इंक्रीज हो जाती है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज। इसी तरह अगर हमारे पास टेस्ट चार्ज अवेलेबल हो तो जिस प्लेट के पास ले जाने से वो रिपल्शन फील करेगा या अवे मूव करने की कोशिश करेगा, हम कहेंगे दिस प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट देखें जी, describe the force on a positive point charge when placed between the parallel plates. तो इसमें दो केसेस हैं। पहले वाले केस में
हमारे पास फिगर में देखें कि पॉजिटिव चार्ज दो पॉजिटिव प्लेट्स के बीच में है, तो राइट साइड की पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट और लेफ्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। तो इस चार्ज के ऊपर जो नेट फील्ड हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी जीरो। तो ई नेट हमारे पास जीरो आ गया। अब फोर्स हमारे पास होती है क्यू ई के इक्वल, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्यू ई नेट। तो चूंकि ई नेट जीरो है इस वजह से इसके ऊपर फोर्स भी जीरो होगी, तो इसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स अप्लाई नहीं होगी। सेकंड केस देखें कि हमारे पास एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। अब नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आल्सो टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसकी वजह से जो नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डबल हो जाएगा। तो डबल होने की वजह से जो नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगी F इज इक्वल टू क्यू ई, तो E की वैल्यू पुट करें तो फोर्स विल बी डबल। तो इस तरह जब आप पॉजिटिव चार्ज को दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या कहने डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर व्हाई। या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा होगा। तो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिक डायरेक्शन से शो होती। किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करने के लिए हम उस लाइन के अलोंग या उस कर्व के अलोंग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक जो टेंजेंट है दिस इज E1 और दूसरा टेंजेंट हमारे पास है E2 और ये दोनों ओरिजिनेट हो रहे हैं उस पॉइंट से जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यानी कि हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास E की डायरेक्शन 2 है, तो अब एक ही जगह से दो डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड शो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट विल हैव ओनली वन डायरेक्शन। तो इस वजह से दो डायरेक्शन किसी एक पॉइंट के ऊपर ग्राफिकली पॉसिबल नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई वी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, दिस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ अ पॉइंट चार्ज Q of mass M is released in a non-uniform electric field with lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? तो अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो दोनों की फेवर में हम अपने अपनी आर्गुमेंट्स देंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सिंगल चार्ज है। अब सिंगल चार्ज से आपके पास जो फील्ड है वो ऑल डायरेक्शंस में स्प्रेड हो रहा होगा। चूंकि उसने कहा है कि फील्ड लाइंस सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं, तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि लेट्स सपोज दीज आर पॉइंटिंग द राइटवर्ड डायरेक्शन। तो अब इस सिंगल चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस हैं दीज आर स्ट्रेट, तो हम कहेंगे कि हमारा जो चार्ज है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है अगर फील्ड सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा हो। और सेकंड केस देखें कि अगर यही फील्ड हमारे पास मोर देन वन चार्जेस की वजह से, वो चार्जेस दोनों सेम भी हो सकते हैं और अपोजिट भी हो सकते हैं। तो इस केस में देखें एक जो हमारे पास फील्ड लाइन दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव स्ट्रेट, तो इस केस में हमारा जो चार्ज होगा वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, क्योंकि इस लाइन के अलावा बाकी जो लाइनें हमारे पास आएंगी वो कर्व फॉर्म में आएंगी। तो हम कहेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर सकता है और कर्व पाथ के अलोंग भी मूव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इज E necessarily zero inside a charged rubber balloon? If it is spherical, assume charge is uniformly distributed over it. तो हमने गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए हम उसके अंदर एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं और गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग
फ्लक्स हमारे पास होता है 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय चार्ज एनक्लोज्ड। अब गाशियन सरफेस जो हमने बनाई है वो इनसाइड द चार्ज रबर बलून लाई कर रही है। अब इस रबर बलून के इनसाइड किसी किस्म का चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो Q हमारे पास हो जाएगा 0, तो फाई हमारे पास आ जाएगा 1/ε0 इंटू 0, और यू कैन से फाई इज 0। अब हम इसके ऊपर डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि फाई इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E एंड वेक्टर एरिया A, तो E डॉट A के इक्वल है। तो चूंकि हमने गॉसेस लॉ से फाई कैलकुलेट किया, दैट वाज 0, तो E डॉट A इज इक्वल टू 0। अब मैथ में आप पढ़ते हैं कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो या तो उन दोनों में से कोई एक 0 होगी या फिर दोनों 0 होगी। तो चूंकि इस केस में हमारे पास बलून का कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा, इस वजह से A 0 नहीं होगा, तो लाजमी बात है अब E को 0 होना पड़ेगा। तो हम कहेंगे इनसाइड द चार्ज रबर बलून E विल बी 0। नेक्स्ट देखें, इज दैट ट्रू दैट गॉसेस लॉ स्टेट्स the number of lines crossing any closed surface in outward direction is directly proportional to the positive charge enclosed within it। तो हमने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हम इसको आर्ग्यू करेंगे। तो अब देखें कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। उसकी रीजन ये है कि गॉसेस लॉ जो है वो फ्लक्स के ऊपर बेस करता है, और फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस passing or crossing any closed surface in some direction। और ये जो नंबर ऑफ लाइंस होंगी ये जाहिर है जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है नंबर ऑफ लाइंस को उसके प्रोपोर्शनल होंगी। चार्ज ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ लाइंस भी ज्यादा होंगी, कम होगा तो कम होगी। तो नंबर ऑफ लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, और यू कैन से फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज प्लेस्ड। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया, इसको हम कह देते हैं फ्लक्स। तो गॉसेस लॉ को यूज करें तो गॉसेस लॉ कहता है कि फाई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय चार्ज एनक्लोज्ड। तो यू कैन से ε0 को कांस्टेंट कंसीडर कर लें, तो फाई यानी कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एनक्लोज्ड, और ये प्रोपोर्शनल थी नंबर ऑफ लाइंस के। तो हम कहेंगे तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू बिकॉज दिस इज सेइंग द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, और गॉसेस लॉ इस चीज को बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल? वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसमें भी हमारे पास दो केसेस अराइज होंगे। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो जाहिर है नेगेटिव इनको रिपेल करेगा और पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट करेगा। अब नेगेटिव जो होता है दिस इज शोइंग लो पोटेंशियल, और पॉजिटिव जो है दिस इज शोइंग हाई पोटेंशियल। अब अगर तो हमारे पास ये नेगेटिव और पॉजिटिव दो प्लेट्स के बीच में होगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे होगी और नेगेटिव लोअर पोटेंशियल पे होगी। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। इसी तरह किसी सर्किट के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंसीडर करेंगे तो उसमें भी दोनों केसेस अराइज होंगे। तो अब देखें, ये हमारे पास एक छोटा सा सर्किट जिसमें हमने एक बैटरी को एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ। तो अब देखें कि हमारे पास लेफ्ट जो लार्जर साइज में है दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज शो कर दिया, और राइट जो है दिस इज एट लोड पोटेंशियल दैट इज नेगेटिव प्लेट। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंसीडर करें तो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता हुआ लोअर पोटेंशियल से देखें
हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर गया। फिर देखें जरा कि ये देखें एक्सटर्नल सर्किट में दिस इज फ्लोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। लास्ट पे आपने देखा कि जब बैटरी के अंदर से पास हो रहा है दिस इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो inside the battery it flows from positive to negative or higher to lower potential, but outside the battery or in the external circuit it flows from lower potential to higher potential। वही प्लेट्स वाला भी देख लें, ये हमारे पास प्लेट्स हैं, नीचे वाली हमारे पास नेगेटिवली चार्ज और ऊपर वाली पॉजिटिवली चार्ज, नीचे वाली लोअर पोटेंशियल पे और ऊपर वाली हायर पोटेंशियल पे। तो अब इसमें देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है दिस विल मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो नॉर्मल केसेस में ये लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस हमने कंसिडर किया कि बैटरी के इनसाइड ये हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखें उसका आंसर दें तो अपने माइंड में उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, एक में उसका आंसर और एक के अंदर आप उसकी रीजन शो करें, या 2 केसेस बना लें, एक केस एक चीज को फेवर करे और दूसरा दूसरी को फेवर करे। अब इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का वक्त खत्म होता है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।